और 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसस का, यानी वो शो जिसमें आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर दिन भर नजर होती है, जिन पर दिन भर हलचल होती है। खबरों के सेंसस में आज कौन सी बड़ी खबर होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसस में उस खबर की पूरी जानकारी, पूरी एबीसीडी आप तक पहुंचाएंगे। और आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। और नैना, आज की पहली खबर कहां से? चलिए खबरों के सेंसेक्स की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अमित का, मेरे सहयोगी। अमित, आज आपके लिहाज से ऐसी कौन सी खबर है जो दिन भर चर्चा का विषय रह सकती है? मुझे लगता है आज सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान को लेकर होगी, क्योंकि भारत में जो भारत की अपोजिशन पार्टीज हैं वो पहली बार वहाँ के हालात के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं जो विदेश मंत्री जयशंकर है कि उनको कहा है कि आप जो अपोजिशन के नेता है, जो फ्लोर लीडर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करिए, उन्हें समझाइए, उन्हें स्थिति बताइए कि मौजूदा हालात क्या है। और इसके लिए 11 बजे मीटिंग होने वाली है पार्लियामेंट एनेक्सी में, जिसमें विदेश सचिव एक पहले प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें उनको पूरे हालात के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद सवाल जवाब का दौर शुरू होगा, जिसमें अपोजिशन के तमाम नेता सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब एक एक करके जयशंकर देंगे, जो बताएंगे कि वहाँ पर हालात क्या है, वहाँ से जो ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू की गई थी उसके तहत कितने लोगों को लाया गया है, वहाँ पर भारत के जो प्रोजेक्ट हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए का प्रोजेक्ट भारत का वहाँ पर चल रहा है, उसकी क्या हालात हैं, इस वहाँ जो उनसे जुड़े हुए लोग उनकी सुरक्षा की क्या मामला है, और भारत और जो अफगानिस्तान के जो नए रिजीम जिसको आप कह सकते हैं तालिबान, उसको लेकर भारत का रुख क्या है। इन तमाम चीज़ों पर अपोजिशन के सवाल होंगे। सरकार की कोशिश ये है कि ऑन बोर्ड करना तमाम अपोजिशन के नेताओं को, ताकि अफगानिस्तान को लेकर देश के भीतर से एक आवाज निकले, एक रुख रहे। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने दो बार सीसीएस की बैठक की थी, और आज अपोजिशन के लीडर को भी समझाया जाएगा, वहां बताया जाएगा अफगानिस्तान के जमीनी हालात के बारे में। ठीक है अमित, जरा ये भी बताइए कि मीटिंग किस समय होने वाली है और कौन कौन से विपक्ष के लीडर्स इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? देखिए 11 बजे जो पार्लियामेंट एनेक्सी है उसके जो मुख्य कमेटी रूम है उसमें ये बैठक होने वाली है। तमाम अपोजिशन के नेता जो फ्लोर लीडर्स हैं वो उसमें होंगे। सरकार की तरफ से भी प्रहलाद जोशी जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है वो होंगे। इसके अलावा भी कुछ मंत्री होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपोजिशन के नेता से खड़गे होंगे। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि संजय राउत वो आने वाले हैं। एक एक करके नाम के बारे में जानकारी मिल रही है, लेकिन कहा यह गया कि जो तमाम अपोजिशन पार्टीज हैं उनके फ्लोर लीडर को कहा गया है कि वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो मुझे लगता है सभी अपोजिशन पार्टी होंगे, क्योंकि उनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि जो सीए को लेकर विरोध किया जा रहा था कि बाहरी लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा आने के लिए, तो उसका विरोध हो रहा था। लेकिन आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि अफगानिस्तान में जो सिख और हिंदू फंसे हुए हैं उन्हें वापस लेके आए। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है वो खुद देंगे, ताकि अफगानिस्तान को लेकर, वहाँ जो फंसे भारतीयों को लेकर जो भी आशंकाएं किसी के मन में है उसको दूर किया जाए और सबको एक रुख में एक साथ सबको शामिल किया जाए अफगानिस्तान के मामले में। ठीक है, यानी कि आज ये ऑल पार्टी मीटिंग खबरों में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। और बिल्कुल वरुण भसीन का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वरुण, आपको क्या लगता है आज कौन सी खबर है जो बहुत सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अफगानिस्तान में बदलते हालात की बात करें और उसके बाद भारत के ऑपरेशन, सक्सेसफुल ऑपरेशन, यानी अपने भारतीयों को निकालने के लिए जो लगातार उनके इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, उसमें ऑपरेशन देवी शक्ति में आज एक और कदम बढ़ाया जाएगा। आज इंडियन एयरक्राफ्ट एक जो अफगानिस्तान के एयरपोर्ट काबुल से उड़ चुका है, C-17 ग्लोब मास्टर 24 भारतीयों और 11 नेपाली लोगों नागरिकों को लेकर आ रहा है। आप समझिए कि वो दूसरे देशों की मदद करने वाली जो बात है वो भी हमारे ऑपरेशन देवी शक्ति में ही लगातार चल रही है। साथ ही साथ जितने दूसरे देशों के लोगों को मदद थी हमने वो भी किया। और अगर मैं कुल आंकड़ा बताऊं आपको ऑपरेशन देवी शक्ति का, तो वो 600 से ज्यादा इस वक्त वहां से भारतीय निकाले जा चुके हैं। अफगान लोगों को हमने वहां से निकाला है। अफगान सिख जो इतने समय से वहां पर रह रहे थे उन 77 सिखों को हम लेकर आए हैं और लगातार अब ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि 31 अगस्त की जो तालिबान ने एक वार्निंग दे रखी है कि कहीं ना कहीं वो एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। तो अब उस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार और भारतीय वायुसेना की हम दाद देनी होगी, जिस तरह से वहां
से ऑपरेशन किया जा रहा है, लोग को निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। और मैं एक बार फिर बता दूं, ये सिर्फ एक हवाई यात्रा नहीं है, इसमें पूरा एक ऑपरेशन चल रहा है। सिर्फ विमान वहां जाता है और लोगों को लेकर आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचाने तक की जो कोशिशें हैं वो भी भारत सरकार या फिर भारत वायुसेना या फिर लोकल अफगान जो वहां पर मदद कर रहे हैं उनकी तरफ से की जा रही है। पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से उन हथियारबंद तालिबानियों के बीच में से निकलकर एयरपोर्ट पर पहुंचा जाए और उस एयरपोर्ट से अपने लोगों को वापस लिया जाए। तो आज सबसे बड़ी खबर यहां पर यही होने वाली है कि इसी किस वजह तरह से वो इसका 180 नाम बार ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन के नाम देवी शक्ति रखा है। जैसे कि आमतौर पर होता है, मां दुर्गा राक्षसों से जैसे निर्दोष लोगों को बचाती है और ऐसे ही हिंसाग्रस्त इलाकों से यहां लोगों को बचाने के लिए, भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए इस ऑपरेशन का नाम देवी शक्ति यहां पर रखा गया। अच्छा वरुण, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, कुछ आधिकारिक आंकड़ा निकल के सामने आया है क्या कि अभी तक कितने टोटल लोग आ चुके हैं और कितने ऐसे और कितने लोग और हैं जो अभी वहां पर फंसे हुए हैं जिनको वापस लाना है? जी बिल्कुल, अगर अभी तक जो विमान आए हैं, चाहे हम भारतीय वायुसेना की बात करें या फिर जो एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स वापस आई थी, उनमें 600 से ज्यादा जो लोग हैं उनको लाया जा चुका है। इसमें 300 से 350 भारतीय हैं, 77 अफगान सिख हैं जो वहां पर रह रहे थे और उसके अलावा जो अलग दूसरे देशों के लोगों की मदद करने के लिए भारत हमेशा आगे हाथ बढ़ाता है, वो लोग भी हैं। तो ये जो आंकड़ा है वो 600 से 700 पहुंच चुका है। और अब कितने बचे हैं, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय से रह रहे थे, लेकिन उनके तार जो हैं, यानी कि जो कोर है ना, वो भारत के हैं और भारत उनके लिए कभी भी हाथ पीछे नहीं करेगा। और भारत उन 225 परिवारों को निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है कि अगर उनको जरूरत है तो आज उनके लिए खड़ा है और उन लोगों की मदद के लिए लगातार कोशिश की जा रही है भारतीय सरकार और भारतीय वायुसेना द्वारा। वरुण बने रहिए हमारे साथ, यानी दोनों खबरें ये आज अहम होने वाली हैं जो आज अफगानिस्तान से रेस्क्यू करके वापस भारतीयों को लाया जा रहा है जिस तरीके से, और ऑल पार्टी मीटिंग जो इस मुद्दे को लेकर के होगी। हमारे साथ प्रदीप दत्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप, आपके पास खबरों के सेंसस के लिए कौन सी अहम खबर? देखिए, बातचीत जहां अफगानिस्तान की हो रही है, मैं अफगानिस्तान के अंदर के हालात के बारे में आपको जायजा दूंगा कि अभी वहां क्या हो रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि किस तरीके से तालिबान की छवि बताई जाए कि तालिबान जो 20 साल पहले थे और अब है, इसमें बहुत अंतर है। लेकिन ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने जब वार्ता करी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी से, उन्होंने सही लफ्जों में बता दिया कि हम तालिबान को मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी सरकार जो लोगों के साथ अत्याचार करके आए उसे मान्यता नहीं मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए है कि माइनॉरिटीज के राइट्स, और हमने देखा कि किस तरीके से जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, किस तरह से लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, खासकर औरतों पे। और यही एक वजह है कि हमने देखा है कि जो सिख और हिंदू है वहां से भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं और अफगानिस्तान के लोग भी काफी तंग है। पिछले दिनों से कई तस्वीरें हम नवभारत टाइम्स पे दिखाते जा रहे हैं कि किस तरीके से माएं अपने बच्चे जो उठाल के अमेरिकी फौजियों के हाथ में सौंप रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके बच्चे जो है उनके पास महफूज रहेंगे। इन हालातों में पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिश कर रहे हो, तालिबान चाहे जितना भी बता रहे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, ये सबको मालूम है। और यही वजह है कि ताजिकिस्तान ने सही और साफ शब्दों में कह दिया है कि हम इनको मान्यता नहीं दे सकते। और खाली ताजिकिस्तान भी नहीं है, क्योंकि G7 मुल्कों की भी जब मीटिंग हुई, उन्होंने भी यही डिसाइड किया कि हम इनके कर्मों पे और इनकी कथनी और करनी पे नहीं जाएंगे, हम इनके कर्मों पे नजर रखेंगे और पूरी चीज पे नजर रखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। क्योंकि अगर आप UNHRC की रिपोर्ट देखेंगे जो हमने जिसका खुलासा कल भी किया था, उसमें रिपोर्ट में भी पता चला है कि 50% जो है इंक्रीज हुआ है सिविलियन किलिंग्स का। जिनमें बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, औरतों पे जुल्म किया जा रहा है, उन्हें दफ्तर नहीं जाने दिया जा रहा। तो इन सब सिचुएशन हालात को मद्देनजर रखते हुए तो पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय मुल्क है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी हम मान्यता नहीं देंगे, चाहे पाकिस्तान और चाइना कितनी भी कोशिश कर लें उनकी छवि सुधारने की और दुनिया को मूर्ख बनाने की। और इस वक्त हमारे सहयोगी रविकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। रविकांत, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी रहने वाली है? देखिए, आज भारत सरकार 38 करोड़ जो असंगठित मजदूर हैं उनको एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। लेबर मिनिस्ट्री ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर रही है। आपको याद होगा कि कोविड की सेकेंड वेव के दौरान बड़े पैमाने पर दिल्ली NCR से पलायन हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से ये पूछा था कि आपके पास कोई डेटाबेस है कि कितने लोग यहाँ से पलायन किए हैं और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। उसी कवायद में आज भारत सरकार ने उनका एक यूनिक डेटा तैयार करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। कल इसके लोगों का अनावरण जो है लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने किया था।
आज इस पोर्टल के माध्यम से एक 12 अंकों का जो यूनिक नंबर है वो लेबर्स को दिया जाएगा और उस यूनिक नंबर के अंदर ही सारे जो लेबर्स हैं उनकी जानकारी रहेगी, उनका जन्म प्रमाण पत्र, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, सब उसमें इंक्लूड होगा। अगर किसी लेबर के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी देनी है तो वो उस यूनिक नंबर से उसका डेटा निकाल सकते हैं। तो ये भारत सरकार की तरफ से बड़ी पहल की जा रही है कि जितने भी असंगठित मजदूर हैं, रेहड़ी पटरी, उनका कोई डेटा नहीं था भारत सरकार के पास कि वो कितनी संख्या में है, किस स्थिति में है। वो डेटा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार के लेबर मंत्रालय ने ये प्रोग्राम तैयार किया है और आज ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 38 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, रेहड़ी पटरी के लोग हैं, उनको भारत सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। उनकी पहचान होगी, उनका यूनिक नंबर उनके पास होगा और सरकार की जितनी योजनाएं हैं अब उनका लाभ भी इस पोर्टल के माध्यम से उनको मिलेगा। बिल्कुल रविकांत, ये विडंबना ही है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी असंगठित क्षेत्र का डेटा तक सरकारों के पास नहीं और अब जाकर इस दिशा में पहल हो रहा है, इस दिशा में काम हो रहा है। और अब रुख रंजीता का करते हैं। रंजीता, आपके हिसाब से बड़ी खबर क्या रहेगी? बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, पंजाब की लड़ाई दिल्ली और दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड पहुंची हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में हरीश रावत है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है पंजाब के। वहां जो असंतुष्ट खेमा है, सिद्धू समर्थक जो नेता और मंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट में, वो लोग कल पहुंचे देहरादून और वहां जो है हरीश रावत से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद हरीश रावत ने जो तल्ख तेवर दिखाए उससे ये साफ हो गया कि कांग्रेस आला कमान पावर बैलेंस करना चाहती है नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में। मुलाकात के बाद देर शाम ये भी खबर निकल कर आई कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोन पर बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में सरकार बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी सरकार को चलाइए। ऐसे में एक कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जिस तरह से बयानबाजियां हो रही है, उनके एडवाइजर्स की तरफ से जिस तरह से बयानबाजियां हो रही है, उस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह को सोनिया गांधी का फोन जाना अपने आप में इस बात को दर्शाता हुआ कि कांग्रेस पार्टी अब पंजाब के मामले में कड़ा रुख अपनाने वाली है। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर्स लगातार सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, वो अपने पोस्ट डाल रहे हैं। उनसे सो कॉज नोटिस पार्टी ने मांगा था, जवाब मांगा था। जवाब के बाद क्या पार्टी संतुष्ट होती है या नहीं, क्योंकि कार्रवाई की तलवार इन एडवाइजर्स पर लटकी हुई है। बताया जा रहा है कि अगर संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है तो इन एडवाइजर्स पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ये संकेत बिल्कुल रंजीता मिल रहे हैं कि कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि दिल्ली में क्या किसी पंजाब के कांग्रेसी नेता ने सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा किसी से मिलने का वक्त मांगा है इस प्रकरण के बाद? देखिए, जिस तरह की समझाइश हरीश रावत की तरफ से बागी नेताओं को दी गई, उसके बाद ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अब दिल्ली का रुख करेंगे, क्योंकि पहले यही कहा जा रहा था कि हरीश रावत से मिलने के बाद वो दिल्ली आएंगे, लेकिन जो जवाब दिया गया उसके बाद वो सीधा चंडीगढ़ पहुंचे हैं। आज उनका रुख और स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट की बैठक होनी है 3:30 बजे और उस पर सबकी नजर टिकी रहेगी, क्योंकि जो नाराज लोग हैं क्या वो कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं या उनका रुख इसी तरह का रहता है। क्योंकि अगर कड़ा रुख अपनाया तो आला कमान की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है पंजाब के संदर्भ में। बिल्कुल, तो आज ये बड़ी खबर रह सकती है क्योंकि लगातार पंजाब कांग्रेस में हलचल देखने को मिल रही है और ये तब स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि चाहे हरीश रावत हो या फिर सोनिया गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ही चेहरा रहने वाले हैं। अब आगे पंजाब में क्या कुछ हलचल होगी, इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक कर लेते हैं पुलकित नागर का। पुलकित, आज आपके लिहाज से ऐसी कौन सी खबर है जो चर्चा में रहेगी, सेंसेक्स में ऊपर रहेगी? देखिए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर जा रहे हैं। 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है और आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था। पहली बार पार्टी ने बहुत मजबूती से दिल्ली के अलावा किसी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ा था। आज फिर से अरविंद केजरीवाल की कोशिश पंजाब इकाई को मजबूत करने की है और इसी के तहत वो जत्थे सिंह से मिलने हैं। जत्थेदार सेवा सिंह शिरोमणि अकाली दल के वो नेता हैं जो अब
पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन संस्थापक नेताओं में से आते हैं और साथ ही बहुत मजबूत माने जाते हैं पंजाब की राजनीति की दृष्टिकोण से। और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो वो सुखबीर सिंह बादल से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल का उनसे मुलाकात करना कहीं ना कहीं 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें आपकी मजबूती की कोशिश को दर्शाता है। जत्थेदार सेवा सिंह के बारे में ये बताया जाता है कि वो पंजाब के अंदर बहुत मजबूत नेताओं में से हैं और शिरोमणि अकाली दल में उनकी बहुत बड़ी पैठ है। ऐसे में अगर उनसे मुलाकात हो सकती है तो आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि बहुत सारे नेता शिरोमणि अकाली दल से अलग होते हुए नजर आए। जी, वरुण वसीम हमारे साथ में बने हुए हैं। वरुण, आपके पास और ऐसी कौन सी खबर है जो आपको लगता है कि उस पर भी सबकी नजरें आज बनी रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी कोरोना की अगर हम बात करें तो हमको ये याद रखना होगा कि अभी भी जो उसका कहर है वो लगातार चल रहा है। आज भारत में अगर मैं आपको पिछले 24 घंटे का आंकड़ा दूं तो वो 46,000 कोरोना के मामले अभी भी देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम कितना कहें कि दूसरी वेव से शायद हम गुजर चुके हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये अभी भी डरा रहे हैं। 50,000 के आसपास अगर लोग अभी भी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आप सोचिए वो चेन बनने का कितना डर होगा। और इसमें 2 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त कहीं ना कहीं इससे जूझ रहे हैं एक तरीके से, और केरल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो रही है। जिस तरह के मामले लगातार बढ़ते हुए मिल रहे हैं, पिछले 24 घंटे में सिर्फ केरल में 31,000, यानी कि कुल पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 46,000 मामले सामने आते हैं और सिर्फ अकेले केरल में 31,000 मामले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो चूक अभी भी केरल में हो रही है। जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ओणम था, यानी कि एक त्योहार था, और त्योहार आने के बाद अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके का उछाल उसके आने वाले 7 से 8 दिनों में दिखता है, और बिल्कुल वही इस वक्त केरल में हो रहा है। स्पेशल टीम्स भेजी जा चुकी हैं, 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई भी बदलाव, यानी कि कोई भी ग्राउंड पे कोई ऐसा चेंज नहीं दिखाया गया। यानी कि कुछ ना कुछ एक नया ब्लूप्रिंट बनाने की बेहद ज्यादा जरूरत है केरल को। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र देखें तो वहां पर भी 5,000 के आसपास मामले आ रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र और केरल को हम मिला ले तो 46 में से 37,000 के आसपास मामले इस वक्त महाराष्ट्र और अकेले केरल दे रहे हैं। और महाराष्ट्र में एक चिंता की बात और है कि यहां पर जो मौत का आंकड़ा है वो अभी तक लगातार बना हुआ है। मामले 5,000 है, लेकिन एक दिन में 250 से ऊपर लोगों की अगर मौत होती है तो यह वाकई में इस वक्त चिंता देता है कि अगर कोई भी वेरिएंट, अलग वेरिएंट के कारण भी वो हावी हो रहा है किसी के शरीर पे, तो साइंस की तो अपनी बात है, लेकिन हम आज की तारीख में उनको बचाने के लिए किस तरह कदम उठा सकते हैं, इस पर एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय को सोच विचार करना होगा, उन राज्य सरकारों को सोच विचार करना होगा कि किस तरह से इसको रोका जाए, क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं वो बहुत डरा रहे हैं। बिल्कुल वरुण, हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत भी जुड़ चुके हैं पटना से। साकेत, बिहार से पटना से क्या खबर है सेंसेक्स में? देखिए, बिहार से भी कोरोना से जुड़ा हुआ ही सवाल है, क्योंकि कल जो मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की यहाँ पर बैठक की थी और फिर से एक बार बिहार में अनलॉक 6 को लागू कर दिया है। खास करके लगातार ये मांग हो रही थी कि जो मंदिर है और धार्मिक स्थल है उन्हें खोला जाए बिहार में। बीजेपी के भी कई सांसदों ने, विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग की थी। अब जब अनलॉक 6 लागू हुआ है बिहार में तो मंदिरों को खोलने की इजाज़त दी गई है। साथ ही साथ जिम, स्विमिंग पूल, ये तमाम चीज़ें अब बिहार में खुल सकती है। जिस तरह से लगातार कोरोना के ग्राफ में बिहार में कमी आई है, आंकड़े जो है वो 10 के आसपास हैं पूरे बिहार में अगर आप देखें तो ऐसे में सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अब जो शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर दुकानें हैं, मॉल है, पार्क है, ये सभी चीज़ें अब पुरानी स्थिति में खुलेंगी। यानी कि पहले जो टाइम लिमिट किया गया था वो टाइम लिमिट भी हटा दिया गया है, और जो अल्टरनेट डे के हिसाब से जो मॉल और शॉपिंग संस्थान जो खुल रहे थे उसे अब रोज के रेगुलर बेस में खोला जाएगा। यानी कि अब बाजार जो है वो हर दिन खुलेंगे। तो एक बड़ा फैसला कल सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया है और इससे बड़ी राहत मिली है, क्योंकि खास करके मंदिरों को खोलने की मांग लगातार हो रही थी, क्योंकि पिछले लगभग साल भर से मंदिर बंद थे। बाकी चीज़ों को खोला गया था लेकिन मंदिर अभी भी बंद चल रहे थे। तो ऐसे में मांग लगातार राजनीतिक तौर पर भी हो रहा था और लोग भी ये चाह रहे थे कि मंदिरों को खोला जाए, और उस पर फैसला कल ले लिया गया है। और अब सबसे जो बिहार में अब हम कहें तो अनलॉक 6 की शुरुआत हुई है और तमाम चीज़ें अब बिहार में पुरानी स्थिति में खुल सकेंगी। जी बिल्कुल, कोरोना को लेकर के लगातार ये परेशानी सामने आ रही है और अलग अलग राज्यों में यही स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अब चीजों को लेकर के आगे कैसे बढ़ा जाए। और रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आज सबसे बड़ी खबर क्या रहने वाली है?
देखिए, किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए हैं और जो किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, आज वो एक राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हो रहा है और उसमें 1500 प्रतिनिधि जो है वो 20 राज्यों से पहुंच रहे हैं और यहाँ पे 5 सत्र में यह अधिवेशन रखा जाएगा, जिसमें 3 सत्र जो है वो सिंगू बॉर्डर पे होंगे, 2 सत्र कोंडली बॉर्डर पे रखे जाएंगे। और इन सत्रों में ये बात चर्चा होगी कि अब इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सरकार को दोबारा से वार्ता के दरवाजे पर लाया जाए, क्योंकि सरकार ने पिछले कई महीनों से इनसे वार्ता बंद कर दी है संयुक्त किसान मोर्चा से। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी चुनौती यह है कि 1500 प्रतिनिधि इनका जुड़ तो रहे हैं, लेकिन जो इनका अपना जो किसानों का एक संगठन था, जो 42 नेता थे, इनके उनमें टूट होती हुई नजर आ रही है। तो संयुक्त किसान मोर्चा कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने नेताओं के खिलाफ ही जो है वो नारे वो बयानबाजी देनी शुरू कर दिया कि राजनीति इसमें अब हावी होती जा रही है और राजनीति के तहत यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। तो कुछ नेता उसमें अलग होते जा रहे हैं। हालांकि आज उनके बड़े नेता हैं बलबीर सिंह राजेवाल, वो इस संबोधन जो अधिवेशन है उसको अध्यक्षता करने जा रहे हैं और उनका कहना है कि अब इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद से हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में इस आंदोलन को कैसे तेज किया जा सकता है, क्योंकि आंदोलन का जो टफ टाइम था, जिसमें बारिश थी, गर्मी थी, वो निकल चुका है और अब दोबारा से मौसम अच्छा होने जा रहा है और अब दोबारा से जो भीड़ है किसानों की वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर नजर आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो है वो कोर्ट जो है वो सरकारों को आदेश दे रही है कि सड़कें खाली कराई जाए, क्योंकि सड़कों से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन इनका होने जा रहा है, इसमें देखना होगा किसान की रणनीति क्या है, किसानों की किस तरीके सरकार दोबारा वार्ता पे आती है और क्या सरकारें जो है वो इनको इस 9 महीने पूरे होने के बाद क्या आप सड़कों से हटा पाती है, नहीं तो ये देखना होगा। बिल्कुल ये देखना होगा। किसान संसद भी चला चुके हैं, सरकार तो कई बार कह चुकी कि बातचीत करिए, बातचीत हुई भी, लेकिन मांग यही है कि कृषि कानूनों को वापस लो, वो कानून जिन पर पहले से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। सरकार ने कहा कि आपकी जो मांगे हैं प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, लेकिन फिर भी वो माने नहीं गए। बहरहाल आज फिर से प्रदर्शन होगा, उसकी रणनीति बनेगी। आमिर हक का रुख करते हैं, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आमिर, आपके हिसाब से कौन सी बड़ी खबर रहने वाली है आज के दिन? देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ संवाद किया था। लगभग 150 किसान, जिनमें से ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, वो आकर मुख्यमंत्री आवास में उनसे मिले। और आज देखना होगा कि मुख्यमंत्री ने कल जो वायदे किए हैं, जो तमाम अश्योरेंसेस दी हैं उन सभी किसानों को कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी, उस पर सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, दोनों किसानों को लेकर, खासतौर से भारतीय किसान यूनियन से संबद्ध जो किसान हैं, उनका जो विरोध है, चाहे वो नए कृषि कानूनों को लेकर हो, चाहे उसके अलावा तमाम दूसरे मुद्दे हों, वो बहुत मुखर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से संवाद की शुरुआत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले किसानों का रुख नरम पड़ा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों को लेकर। इसी वजह से कल जो सारे मुद्दे सामने रखे गए, उसमें चाहे बिजली का मुद्दा हो, बिजली की जो दरें हैं उनका मुद्दा हो, इसके अलावा पराली जलाने को लेकर जिस तरह से किसानों पर पिछले कई सालों में केस दर्ज हुए हों, गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की बात हो, जितना बकाया है गन्ना मूल्य का जो किसानों को मिलना है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को रिझाने की कवायद के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बहरहाल हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े, एक एक खबर उन्होंने बताई कि क्या क्या वो खबरें आज रह सकती हैं जो होंगी, जो आज देश भर में जिनकी चर्चा रहेगी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जुड़ने के लिए। अब वक्त हो चला है अपने दर्शकों को बताने का कि उन खबरों का ऑर्डर क्या रहने वाला है, क्रम क्या रहने वाला है। पहले आपको क्रम दिखाएंगे कि जिस क्रम पर खबरों के सेंसेक्स से पहले खबरें जिस क्रम पर थी और खबरों के सेंसस में उनकी जानकारी बताए जाने के बाद अब प्रमुखता किस तरीके से उनकी तय की गई है। जी हाँ, तो ये हेडलाइंस आप देख लीजिए, वो तमाम खबरें अब पुरानी रैंक और नई रैंक यानी कि 5G खबरों के सेंसेक्स को दिखाने के पहले केरल में जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो, और इसके बाद में जो तमाम खबरें वो हमने बताई। अब नई रैंक आप जान लीजिए, अफगान संकट पर आज ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है। ये खबर सबसे बड़ी रहेगी जिस पर दिन भर रहेगी नजर। वहीं पंजाब में कैप्टन कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है ये दूसरे नंबर पर रहेगी और अरविंद केजरीवाल का जो पंजाब दौरा है उस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। और साथ ही केरल में कोरोना के हालात बहुत चिंताजनक है, क्योंकि जो आंकड़े वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर वाकई में विचार करने की जरूरत है।